मईशत को तो जैसे सब लोगों ने घर की लौंडी बना दिया है, जिसकी जो मर्जी आ रही है इस मईशत को कर रहा है, इसके साथ जिस तरह का सलूक चाहे रवा कर रहा है। और इस असना में हमारी मुल्क की मईशत की जो जग हसाई हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? मईशत ना हुई, किसी बच्चे का खिलौना हो गया, जिसने मर्जी ख्वाहिश की इसको आके ठोकर मार दी, मेरी मईशत की रेपुटेशन को बिल्कुल जीरो बना के रख दिया दुनिया की नजरों में। ऐसा क्यों? होना नहीं चाहिए इस तरह। लेकिन फिर भी जिसका बस चल रहा है इस मुल्क की मईशत के बारे में जो मर्जी चाहे बोल रहा है। चलो कर जो तुम रहे हो सही है, दुनिया भर में क्यों बदनाम करते फिर रहे हो पाकिस्तान की मईशत? मेरी सिर्फ शिकायत यह है कि इन सियासतदानों ने मिलकर इस मुल्क को कुछ दिया न दिया वो तो एक अलहदा बात, बदनाम क्यों किया ये समझ में नहीं आई। मेरा जो प्राइमरी सवाल है वो ये है कि महंगाई मुकाओ तहरीक के तहत इमरान खान को उतार गया। अब उसके बाद इमरान खान साहब जब अपोजिशन में आ गए तो अब वो लाहेअमल और कमेटियां तैयार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम जो बिगड़ती मईशत नून लीग के हाथों खराब हुई है अब इसके बारे में भी हम शोर शराबा करेंगे। यार मेरे ख्याल कुछ ज्यादा नहीं हो गई आप सब लोगों की? अफसोस की बात तो यह है कि तमाम सियासी जमातें इस मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करती हैं, फिर अपने किए धरे को छुपाने के लिए दूसरे को बुरा भला कह देते हैं, दूसरे पे तनकीद कर देते हैं, दूसरे की बुराई कर देते हैं। करो करो जो करना है करो, लेकिन जब गरीब के हाथ से रोटी छिनती है, जब सड़क पर जाता हूं नन्हे हाथों में ये गाड़ी साफ करने वाला वाइपर और कपड़ा देखता हूं, जब कचरा कुंडियों के अंदर नन्हे नन्हे बच्चों को देखता हूं कि वो खाना जो कोई जानवर भी छोड़ देता है उसमें भी बेचारे मुंह मार मार के अपने पेट की भूख और प्यास मिटाते हैं, मुझे शर्म आती है। ये सब सियासतदान एक ही हैं, ये सब एक ही हैं। आप लोग बेवजह कभी एक पार्टी के पास उछल के बैठ जाते हैं, कभी दूसरे के पास कूद के बैठ जाते हैं, कभी तीसरे की बाहों में चले जाते हैं। ये सब एक ही तो हैं। आप मुझे बताएं किस दौर के अंदर पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई और गरीब को 3 वक्त का खाना मिला? कब गुर्बत की सतह में कमी आई और गुर्बत की सतह इस तरह की हुई कि लोग गुर्बत के निर्गे में से निकल के इमारत के निर्गे में आ गए? ऐसा तो हुआ नहीं। दुख होता है, मुझे दुख होता है ये देखकर कि हमारे सियासतदान इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि ये सियासतदान इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलेक्शन होते रहेंगे मेरे भाइयों, और हो सकता है कि आप लोग जीत भी जाएं, इसमें भी कोई शक नहीं कि हो सकता है कि आप जीत भी जाएं, लेकिन इस बिगड़ी मईशत को जिस हाल पर पहुंचा दिया गया है, यहां से दोबारा से इसके नाम कैसे डालेंगे? अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, इस मुल्क के मारूफ माशी तज्जिया कार भी हैं, मईशत पर बड़ी ग्रिप रखते हैं और माजी के अंदर और मौजूदा तौर पर भी इनकी बात का बड़ा वज़न है। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं जानना ये चाह रहा था डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कि हमारे मुल्क के अंदर द केटल कॉल्स द पॉट ब्लैक। हैरानगी की बात है और अचंभे की बात भी है कि जो भी सियासी जमात आती है वो नई आने वाली पार्टी को मईशत की तबाहकारियों का जिम्मेदार ठहराती है, और जिसके पास हुकूमत आती है वो माजी की हुकूमत को माशी तबाहकारियों का जिम्मेदार ठहराती है। मसला दरअसल ये है फ़ारूक सलीम साहब कि सब ने मिलकर ही बिगाड़ पैदा किया है। अब देखिए जूं इलेक्शन की तारीख के तलबगार जो हैं वो आगे पीछे भाग रहे हैं रियासती कुर्सियों के, तो वहाँ आपको पता है मईशत के मौजू को बुलंद करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। माजी में महंगाई मुकाओ तहरीक के तहत इमरान खान साहब को हटा दिया गया। अब इमरान खान साहब ने मनपसंद तो नहीं कहूँगा लेकिन दिल पसंद एंकरों को बुलाया
और उनको बुला के ब्रीफिंग दी कि नई स्ट्रेटजी क्या बनेगी जिसमें हम माशी कारकर्दगी को टारगेट करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क की मईशत को घर की लौंडी बनाने की क्या ज़रूरत है। आप भी अपना तज्जिया पेश करें कि हर किसी को क्या यही मईशत मिली है जिसे घर की लौंडी बनाकर जो मर्जी जो चाहे कह दे कर दे। जी देखिए अली साहब, सवाल बड़ा गहरा कर दिया आपने। मामला कुछ ऐसे है कि हम जब छोटे थे अली साहब, तो हमें एक वो रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती थी और वो ये करता था कि वो गरीबों की आप समझिए कि उनकी दौलत लूटता था और फिर वो गरीबों में बांटता था। अब पाकिस्तान में जो बुनियादी माशी ढांचा है ना, वो रिवर्स रॉबिन हुड का है। यानी कि यहाँ पे होता ये है कि गरीबों की जेबों में डाका डाला जाता है और अमीरों की जेबें भरी जा रही। और ये जो बुनियादी माशी ढांचा है ना, ये आप समझिए कि कम से कम पिछले 25-30 सालों से चल रहा है। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गईं और उन्होंने बहुत सारे माशी नारे लगाए, लेकिन ये रिवर्स रॉबिन हुड वाला मामला जो है ये सारे ही अपनाते हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएलएन है, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत आ जाती है, काम वही करना है, रिवर्स रॉबिन हुड का। अब मैं इसमें इसका मतलब क्या है, देखिए पिछले 25-30 सालों से लगभग 7 ऐसे कार्टेल्स हैं मुल्क के अंदर जो कार्टेल बने हुए। उसमें आप समझिए कि चीनी का कार्टेल है, उसके अंदर तकरीबन 81 मेंबर है। आप समझिए कि 81 खानदान है शुगर के कार्टेल के अंदर। फिर एक बिजली का कार्टेल बन गया है, उसमें लगभग 2 दर्जन मेंबर हैं। फिर एक बैंकिंग का कार्टेल है, एक सीमेंट का कार्टेल है, उसके अंदर कुछ 16 मेंबरान हैं। एक स्टील वालों ने अपना कार्टेल बना रखा है और फिर ये टेक्सटाइल वाले मिल वाले हैं, एप्टमा कहलाते हैं, उन्होंने अपना कार्टेल बनाया हुआ है, उसमें लगभग 600 मेंबरान हैं। और फिर अब ये कार मैन्युफैक्चर वाले, उसमें 3 या 4 मेंबरान हैं। आपको ये और आपको ये टोयोटा वाला जो बनाते हैं, ये 7 कार्टेल। और काम करना है कि बाकी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनकी जेब से किस तरह पैसा निकाला जाए और किस तरह इन कार्टेल्स वालों की जेब भरी जाए। ये बुनियादी माशी ढांचा है पिछले 25-30 साल का, और यही हो रहा है। ये वाले कार्टेल मेंबर जो है ये गरीब अमीर से अमीर तरह होते जा रहे हैं और बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो गरीब से गरीब तरह नहीं, होते लेकिन जा रहे मेरा हैं। बादामियाना, मेरा मतलब मासूमाना सवाल तो सुन लें। बात यह है कि ये जो कार्टेल जिनका आपने जिक्र किया, ये तो सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, अखबारों में इंसानियत के और ह्यूमिलिटी के दावे करते हैं। मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है, पेट्रियटिज्म के ऊपर इनकी तकरीरें शामिल हैं। कुछ लोगों के पास तो इतना नोटू है, कायदे आज़म को कभी उन्होंने देखा नहीं, लेकिन कहते हैं आज़ादी की तहरीक में हमारा बड़ा अहम किरदार था। मैं जानना ये चाहता हूँ सर, मैं सही माजरत चाहता हूँ, थोड़ा मुज़ाहिका खेज़ अंदाज है मेरा, लेकिन सच बात यह कि आपने खुद भी देखा होगा कि दिखावे में तो ये लोग इतने पेट्रियाटिक हैं, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं कि जहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान का झंडा ना बनाया हो। इनके बस में आए तो शायद अंग्रेज़ों की तरह अपने जिस्म पे टट्टू भी बनवा लें। टट्टू ही कहते हैं ना वो जो बना लेते हैं जिस्म के ऊपर पाकिस्तान के टट्टू, तो बना लें इनसे। हाँ, टैटू माजरत, मैं ज़रा जाहिल देहाती आदमी, मुझे क्या पता इन चीज़ों का, ये तो अमीरों के चौंचले। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये फिर नाम नेहात ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? सच बताओ कि लूट रहे हो, कोई बात नहीं, हम भी लूट रहे हैं, हमें पता है आप लूट रहे हो, आप लुटेरे हो, आप हमें बताओ क्या कहते हैं आप? इसका जवाब तो अली साहब आपको पता है, बड़ा आसान सा जवाब है। ड्रामे का जो नतीजा है, उसका जो फायदा है, उसके जो रिवॉर्ड्स हैं, वो अरबों और खरबों रुपए में जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो हमारा सेंसस हुआ था, उस रीसेंट सेंसस के उसके नतीजे में हमें ये बताया गया कि 3.5 करोड़ खानदान बसते हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक। उसमें से सिर्फ 1100 खानदान जो हैं वो सियासत में इन्वॉल्व हैं जी। 3.5 करोड़ टोटल खानदान, और उसमें से सिर्फ 1100 और कोई 90 खानदान। ये आप एमएनएज और एमपीएज और सेनेटर्स को जमा कर लें तो वो कोई 1190 बन जाते हैं। तो वो 1190 खानदान हैं जो सियासत में हैं और 3.5 करोड़ खानदान हैं जो सियासत में नहीं है।
अब आप मीडिया वाले भी उन 3.5 करोड़ खानदानों को रोजाना बेवकूफ बनाते हैं। आप सियासत 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 करते रहते हैं। नहीं, उनका मैं तो बनाता नहीं हूं, वो बने बनाए हैं। लेकिन आप बेवकूफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ अल्फाज मुख्तलिफ भी होते हैं। जी माजरत। आप मीडिया वालों ने उनको बेवकूफ बना रखा है। उनका इंटरेस्ट कोई नहीं। अच्छा, दूसरी चीज अली साहब जो खतरनाक मामला, देखिए जो भी हुकूमत आई है पिछले 25-30 सालों में, ना तो कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाती है और ना कोई माशी पॉलिसी बनाती है। उनका 100% फोकस सियासत पे है। अब रियासत पाकिस्तान को तो सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, रियासत पाकिस्तान को इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, वो जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए। सर 3.5 करोड़ को क्या चाहिए? ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स मेरे सामने हैं, आपकी इजाजत से। सबसे पहला सोशल मीडिया ट्रेंड, ये 3.5 करोड़ घराने, रिहाम खान की तीसरी शादी। सर ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं। उशना शाह की मंगनी चलेगी या नहीं चलेगी, ये ट्रेंड बता रहा हूं आपको। ये 3.5 घरानों का, ये 3.5 करोड़ घरानों का आपके सामने। सर देखें, ये अफसोसनाक काम ये खुद कर रहे हैं। और बाकी आप खुद ट्विटर के ऊपर रोज चेक कर सकते हैं कि टॉप ट्रेंड इस मुल्क के अंदर लानत चल रहा था। आप मुझे बताइए कि ये मुल्क तरक्की कर सकता है? अपने दिल से बताइए। अमेरिका के अंदर फिर भी कोई पते के ट्रेंड चल रहे हैं, आपके यहां ये चल रहा है। माजरत के साथ, क्या कहते हैं आप? हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं सर, ये रेडीमेड गारमेंट्स हैं सर। अच्छा, इसका माशी एंगल आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, ट्रेंड निकाल के। इसका मैं आपको माशी एंगल बता दूं। देखिए, जिस चौराहे पे हम इस वक्त हमारी मईशत खड़ी है, उसमें वो 3.5 करोड़ पाकिस्तानी खानदानों का कोई ताल्लुक, कोई उनका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं। यहां पे हमें ला खड़ा किया है उन 1100 और 90 खानदान, और उनके बीच में अब आप सोचिए कि सियासतदान, वो जो कार्टेल्स मैंने जो आपको बताए थे, और हुकूमती ब्यूरोक्रेट, ये तीनों मिल बैठते हैं और इनका फोकस ये है कि रियासत के जो असासे हैं उनको रियासत से लेके अपनी जेब में मुंतकिल किस तरह करना है। ये बुनियादी ढांचा है और ये चले चला जा रहा। रियासत पाकिस्तान के ऊपर अली साहब आप यकीन कीजिए कि इस वक्त सबसे बड़ा बोझ हुकूमत पाकिस्तान, अवाम नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान का, आप उसकी तारीख निकाल के देख लीजिए, वो दुनिया की किसी भी प्राइवेट सेक्टर से मुकाबला कर सकता है। मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम साहब एक नुक्ता है, रह न जाए मेरे जहन से। मैं सोच के आया था आज आपसे पूछ लूंगा, इत्तफाकिया तौर से आपसे आई लाइन भी मिल गई। आप देख रहे होंगे कि आजकल शादियों का मौसम है। कोई अंग्रेज भी रश खा जाए जब वो पाकिस्तानियों की शादियां देखे। क्या आपके ख्याल से सिर्फ एक अंधा, जाहिल, लूला, लंगड़ा, काना, टीरा सिर्फ ये नहीं देख सकता कि इन शादियों के ऊपर हिंदुस्तान से, बरतानिया से म्यूजिकल बैंड मंगवा के उनके डांस करवाए जा रहे हैं, उनके गाने बजाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप जा रहे नहीं जा रहे, मुझे कार्ड तो आ रहे हैं लेकिन मैं जा नहीं रहा हूं, ख्वाहिश बहुत है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं फारूक सलीम साहब, बात यह है कि वो IMF वाले आपको पैसे देंगे जब वो आपके यहाँ देखेंगे कि आपके यहाँ जिस तरह के शाहाना ठाठ हैं, जिस तरह के शाहाना शादियां हो रही, जिस ज़माने में एक ज़माने में राजा महाराजाओं की हुआ करती थी, तो सर फिर यही है ना, हमने तो मुल्क को मजाक बना लिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मंतकी गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन मुल्क के अंदर जो हो रहा है उस पर बात करना ज़रूरी है। अभी सोचता रहा बहुत दफ़ा कि ये डॉक्टर फारूक सलीम साहब तो मिनिस्टर मटीरियल हैं और इनको किसी दिन मिनिस्टर भी बनना चाहिए। आखिरकार एक हुकूमत इनके हाथ से भी गई है और एक हुकूमत को इन्होंने गिराने में अहम किरदार भी अदा किया। लेकिन मुझे अब समझ में आई फारूक सलीम साहब कि आप वज़ीर मशीर क्यों नहीं बने। आपको मैं बताऊं क्यों। असल में बात ये है कि आपकी ना क्लिप कोई नहीं बनी। मसला ये है कि आप क्लिप बनवा लें। मैं भी अपनी कुछ क्लिपें बनवा रहा हूँ ऑडियो की। अभी तक कुछ शर्म हया मुझ में रह गई है कि वीडियो तो मैंने बनवाई नहीं, लेकिन मेरे ख्याल आपकी क्लिप नहीं है कोई। क्लिप आपकी बन जाए, यकीन करें, ये वज़ीर वो मुशीर
खैर यहाँ पर डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता तो है आजकल प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। मैं आपसे वैसे जानना चाह रहा था कि व्हाट आर द मेरिट्स of economic teams of political parties. The political party in waiting, what is their economic team now? Who have they brought in new? And the one which is currently serving, does it have more than one person in their team? मैं जानना चाहता हूं आपसे जी। देखिए, क्या है कि जो 44 महीने गुजरे वो तो आपके सामने है। हर 4 या 5 महीने के बाद या तो नया वजीर खजाना होता था या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई नया चेयरमैन आता था, SCCP भी बदली हो जाता था, उनका भी कोई नया बंदा आ जाता था। तो ये 5, 6, 7 महीने के बाद हर एक जो है हमारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका लीडर जो है उसको बदल दिया जाता था। इसका मतलब कि कोई टीम एग्जिस्ट नहीं करती। पीपल्स पार्टी के दौरान उनके पास एक टीम जरूर है। PMLN के पास हमने देखा कि एक टीम एग्जिस्ट करती है, चाहे वो मिफ्ता साहब को पहले कुछ महीनों के लिए लेके आए, लेकिन फिर अब उनका जो वो परमानेंट वजीर खजाना है उसको वापस लाना पड़ा। तो टीम उनके पास एग्जिस्ट करती है। लेकिन अली साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए मेरी उम्र के जो लोग हैं उनके पास अब पुराने आइडियाज रह गए। हम लोग इस मईशत को नए आइडियाज नहीं दे सकते हैं। वहां पे हमें ऐसे लोग चाहिए जो 35, 40, 45 साल की, अब दुनिया भर की काबीना को खोल के देखें ना, उनकी कैबिनेट कैसे बनती, उनकी उम्रें क्या है। हमारे यहाँ 70, 80 साल की उम्र चल रही है, कैबिनेट की पोस्ट छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। आइडियाज उसके पास वो 18वीं और 19वीं सदी के चल रहे हैं। अब वो देखिए ना, नहीं, आप जेन्युइन 100% इंपोर्टेड मंगवा लें। देखें, ये आपकी गलती ये है कि आप आधा तीतर आधा बटेर करते। आप 100% इंपोर्टेड मंगवाएं। देखिए, जैसे जो है वो किसी फुल अंग्रेज को बुलाएं, वो मुल्क की मईशत को ठीक करे। ये आधे पौने नहीं हमें चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी अंग्रेज को बुलाएं, 100% वाले को, सही बंदे को, नहीं करे आपकी मईशत ठीक, मुझे बोलना। हमारे लोग बाहर जाके उनके काम और उनके इदारे दुरुस्त करते रहते हैं। आप यकीन कीजिए कि एक वक्त था जो 70s और 80s का सारा वक्त था, जितने भी अमेरिका में जो अस्पताल थे उनमें सारे जो पाए के डॉक्टर थे वो पाकिस्तानी हुआ करते थे। जो पाए के इंजीनियर थे, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, वो पाकिस्तानी हुआ सर। ये तो पाकिस्तानियों की फितरत है, हमें बीवियां दूसरों की और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं सर। ये क्या करें, ये तो हमारी मजबूरी है ना, इसीलिए हम दूसरों के अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आप पाकिस्तानी ड्राइवर को यहाँ पे जो GT रोड है उसके ऊपर डालते हैं तो वो हर किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी करता है। उसी ड्राइवर को उठा के हम मोटरवे पे डालते हैं तो वो सिग्नल देता है, जब वो अपनी लेन चेंज करता है वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो मामला ये गोरे या काले का नहीं है। हमें पता है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है कि उनके सोल्यूशन भी क्या है। आपको कोई गोरा गोरा नहीं चाहिए, आपको सियासी नीयत चाहिए और आपको सियासी काबिलियत चाहिए, तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए। ये दोनों चीजों को आप जमा कर दें, जो भी आपको नतीजा निकालना चाहते हैं, चाहे वो मईशत का हो या किसी और, तो ये दोनों चीजें मिल जाए तो मुल्क ठीक हो जाए। यही तो बंदा नहीं लभ रहा सानू, असी तो बंदा लभदा फिर रहे ना, सानू बंदा नहीं लभदा। आपने दो बड़ी सख्त शराइत रख दी हैं। जिसकी नीयत ठीक है उसके पास काबिलियत नहीं है, जिसकी काबिलियत है उसकी नीयत ठीक नहीं है। अब मुझे बताएं मैं करूं तो क्या करूं, फिर इसीलिए तो बोल रहा हूं गोरा बुला लें आप, क्योंकि आपके यहाँ देखें, मैं फ्रैंक फैक्ट आपसे बात करता हूँ, आपसे क्या चीज़ें आप ढकी छुपी हैं। ऐसी बात नहीं कि इस मुल्क के अंदर जहन वाले, काबिलियत वाले लोग मौजूद नहीं है, लेकिन जिनमें काबिलियत है, सच बात यह है कि उनकी नीयत में कभी कभार थोड़ा बहुत खोट आ जाता है। और जिनकी नीयत ठीक है, यकीन करें तो वो माजरत के साथ उनमें काबिलियत कुछ है नहीं, तो वो बेचारे अगर ओहदे पर फाइज भी हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद हाथ उठा देते हैं कि साहब हमें तो पता कुछ नहीं। तो अब दोनों के साथ बंदा ढूंढना मुश्किल है। आपके पास कोई है तो बताएं ना। वो लोग भी ढूंढ रहे हैं जो इस्लामाबाद के आसपास कहीं होते हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं कोई काबिलियत नीयत वाला आदमी मिल जाए, मिल नहीं रहा, क्या करें। अच्छा अली साहब, आप देखिए कि हमारा जो सारा का सारा जो सिविलियन ढांचा है उसको आप जरा सा कंपेयर करिए फौजी ढांचे के साथ। वहां पे सिर्फ एक कानून चलता है एटलीस्ट आपका 3 स्टार बनने तक, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल बनने तक आपका कानून यह है कि मेरिट के ऊपर आपने वहां तक पहुंचना है।
आप नीचे से शुरू होते हैं, कप्तान, मेजर, कर्नल, और वहां तक सारा मेरिट का हिसाब चलता रहता है। और हमारे यहाँ मेरिट का हमने कर दिया है बेड़ा गर्क। तो फिर हम सोचते हैं कि वो इदारा जो है वो हमसे सुपीरियर कैसे बन जाता है। हम सोचने बैठते हैं कि जी वो इदारा जो है, वो जो सोच है, उसकी जो पॉलिसी है, वो हमारे ऊपर इम्पोज कैसे कर देता है। भाई मेरिट को आप अगर मेरिट की खिलाफ वर्जी न करें, देखिए 1960s के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, आप उनको निकाल के देखिए, जब तक वो मेरिट के ऊपर बनते रहे और हम उनको मेरिट के ऊपर उनको तरक्की देते रहे, तो हमारा सिविलियन ढांचा भी बड़ा जबरदस्त चल रहा था। तो ये मेरिट का मामला लेकिन है। ढांचा तो अंग्रेजों ने बनाया था ना। देखिए हर चीज तो हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेजों ने बनाई है, कोई बुराई भी नहीं, कोई ऐप। मैं देखिए सच्ची आपसे बात करता हूं, जितनी चीजें आप दुनिया को पेश करते हैं, अब मैंने बताया, कह रहे कनाल सिस्टम वो भी अंग्रेजों ने बनाया, जीटी रोड आपने नहीं बनाया, शेरशाह सूरी ने बनाया। उसके अलावा आपके मुल्क के अंदर वो ब्रिज दिखाते हैं सक्खर वाला, वो भी अंग्रेजों ने बनाया। आप मुझे बताएं क्या चीज़ ऐसी नहीं है, वो जिस शहर में, इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में आप रहते हैं, वो ग्रीक ने बनाया, ग्रीक आर्किटेक्ट ने बनाया, इसमें कोई ऐब नहीं है। तो सर बंदा बुला लेना बाहर से, एक दफ़ा मेरी बात पे अमल करके तो देखें आप, वो लोग आपकी सुनते हैं, आप एक दफ़ा कह के देखें। अच्छा अली साहब, आपको याद है हमने एक जर्मनी से बंदा बुलाया था? हाँ, उसने जहाज ही गायब कर दिया। देखो ऐसे होता है ये। नाज़रीन, तो ये सब देखते हुए अब मैं यही कह सकता हूं कि चलो इसके बारे में और सोच लेते हैं, कब इस मामले का या इस मसले का क्या रास्ता निकल सकता है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।